नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में विश्व इतिहास में आज हम अध्ययन करेंगे इटली में फासिस्टों का उदय, जर्मनी में नाजीवाद और जापानी साम्राज्यवाद। तो सबसे पहले हम देखेंगे इटली में फासिस्टों का उदय। फासिज्म का उदय अगर हम बात करेंगे तो ये सर्वप्रथम इटली में हुआ था और इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, फासीवाद कह लें, फासिस्टवाद कह लें, फासिज्म कह लें। ठीक है, तो ये जो मुसोलिनी था इसका नाम था बेनितो मुसोलिनी। ठीक है, इसने क्या किया था, इसने संगठित किया फासियो डी कम्बेटिमेंटो। ठीक है, ये एक राजनीतिक आंदोलन था, मार्च 1919 में इसने शुरू किया था। ठीक है, तो अगर फासीवाद की कहा जाए कि शुरुआत कब हुई तो 1919 में हुई थी। और इसने इसकी प्रेरणा कहाँ से ली थी? सिसली। अच्छा, सिसली आपने द्वीप सुना होगा, यहाँ पर ज्वालामुखी है और बहुत ज्योग्राफी में पूछा जाता है। तो सिसली में 19वीं सदी के क्रांतिकारी थे। ठीक है, तो फासेज से इसने इसकी प्रेरणा ग्रहण की और इसीलिए इसको फासिज्म या फासीवाद कहा जाता है। ठीक है, और फासेज जो था वो कहाँ का था? इटली का, वो सिसली का था। ठीक है, अच्छा, अगर इस आंदोलन की बात करें तो ये समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं था, ये उदारतावाद के विरुद्ध शुरू किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली इसके इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली को सम्मानित स्थान देना चाहता था। गृह नीति जो थी उसमें मजदूरों और सेना का सम्मान करना, सभी लोकतांत्रिक और संसदीय दलों तथा पद्धतियों का दमन करना, तो ये सारी चीज़ें मुसोलिनी चाहता था। ठीक है, अब मुसोलिनी की अगर बात करेंगे तो बेनितो मुसोलिनी इसका नाम था। इसका जन्म हुआ था 1883 में रोमाग्ना में। इसके दल का नाम फासिस्टवाद था। कहाँ से आए ये हम देख चुके हैं। इसकी स्थापना मिलान में की गई थी। ठीक है, ड्यूस के नाम मुसोलिनी को पुकारा जाता था, इस ड्यूस के नाम से। ठीक है, फासीवादी राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे और फासीवादी दल, अभी हमने देखा ही ना, ये चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इटली को सम्मान मिले। इस दल के स्वयंसेवक काली कमीज को पहनते थे। मुसोलिनी ने डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए नियमों की संख्या 22 थी। ठीक है, राष्ट्रीय निगम परिषद का अध्यक्ष मुसोलिनी था, जिसकी सदस्यों की संख्या जो थी वो 500 थी। ग्रैंड काउंसिल ऑफ फासिस्ट पार्टी के सदस्यों की संख्या 25 थी। ठीक है, तो निगमों की संख्या 22 हो गई, सदस्यों की संख्या 500 हो गई और फासिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे उनकी संख्या 25 हो गई। मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर और 1935 ईस्वी में अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। जापान एवं जर्मनी के साथ मुसोलिनी ने रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण 1936 ईस्वी में किया। ठीक है, अब होता क्या है, 20 अक्टूबर 1922 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, काली कमीज पहने हुए, यहाँ भी हमने देखा था कि इनका जो ड्रेस था वो काली कमीज था। ये फासिस्ट क्या होते हैं, रोम को घेर लेते हैं। तो यहाँ का ये सम्राट जो था वो था विक्टर इमैनुअल। ठीक है, इसे विवश होकर मुसोलिनी को मंत्रिमंडल बनाने की स्वीकृति देनी पड़ जाती है। अब क्या होता है, ये जो फासिस्ट होते हैं, अब इन्होंने मंत्रिमंडल बना लिया, तो अब ये क्या करते हैं, इटली के संविधान में कई परिवर्तन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो परिवर्तन थे तो ये पार्टी के लिए भी थे और राष्ट्र के लिए भी थे। तो इनका जो निरंकुश ये शासन था, अब जो ये फासिस्ट अपना शासन कर रहे थे, ये आपका बेसिकली चलता है द्वितीय विश्व युद्ध तक। फिर मुसोलिनी क्या करता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जो धुरी राष्ट्र थे उनका साथ देता है। जुलाई 1943 में जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने इटली पर आक्रमण कर दिया और फासिस्टों का जो भाग्य चक्र था वो उलट कर घूम गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाता है कि जो मुसोलिनी था उसको त्यागपत्र देना पड़ता है और यहाँ आपका 28 अप्रैल 1945 को माना जाता है कि फासिस्टवाद का अंत होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय कैसे होता है। तो जर्मनी में नाजी दल जो था इसका उत्थान किसने किया था? हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर इसे कहा जाता है। इसको हम नाजी जर्मनी, ठीक है, नाज़ी जर्मनी, ठीक, या तीसरा राइख के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और ये जो राज्य था इसको हम नाजीवाद कह सकते हैं, नाजीवाद जर्मनी, या फिर सहस्त्र वर्षीय साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं।
तो अगर आ जाए बात आपकी कि इनमें से सहस्त्र वर्षीय साम्राज्य जो है उसे किस को कहा जाता है, तो ये जो नाजीवादी जर्मनी का साम्राज्य है इसको सहस्त्र वर्षीय साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो नाम दिया गया है जो नाजीवाद है, ये इतिहासकारों द्वारा ये नाम दिया गया सामान्यतः। ठीक, तो अब देखिए इसमें होता क्या है, हिटलर जो था इसने इसका उत्थान किया था नाजी दल का, यानी इसने इसको बनाया था। इसका जन्म जो होता है 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर में हुआ था। बचपन में ही चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन होता क्या है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ता है और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त होता है। ठीक, अच्छा अगर देखिए हिटलर की बात करेंगे तो जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो हिटलर का काम क्या था, हिटलर जो था वो सेना में कुरियर था। ठीक है, अब कुरियर का मतलब क्या है, इसका काम क्या होता था कि ये क्या करता था, रेजिमेंट स्टाफ जो थे उसकी विभिन्न उप इकाइयों तक संदेश पहुंचाता था। ठीक है, अब मान लीजिए दुश्मन के तोपखाने की बमबारी हो रही है और वहाँ से टेलीफोन के वायर नष्ट हो गए। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जो भी संदेश पहुँचाने हैं सेना में तो इधर से उधर, तो वो इसका काम था एडोल्फ हिटलर का। अब ऐसे समय में क्या होता था कि लोग बाग बंकरों में शरण ले रहे होते थे, लेकिन ये हिटलर क्या करता है, इसके हाथ संदेश देते हुए तो भयानक तोपों से बचता है, बचते बचाते इधर उधर जाता। तो इस कार्य के लिए इसको आयरन क्रॉस मिला था, और इसको आयरन क्रॉस दोनों श्रेणी के लिए मिला था, प्रथम श्रेणी के लिए भी और द्वितीय श्रेणी का भी। ठीक है, तो आयरन क्रॉस बेसिकली इसकी वीरता के लिए से मिला था, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब युद्ध समाप्त होता है उसके बाद हिटलर जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बन जाता है। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया जाता है। धीरे धीरे इसका हिटलर जो था इसका फ्यूरर यानी कि नेता बन जाता है। 1923 में हिटलर ने लूडेनडॉर्फ के साथ मिलकर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह किया और इस विद्रोह में ये असफल हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में हिटलर ने क्या किया, अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा लिखी है मीन कैंप, कई बार इसे पूछा जाता है। 1924 के अंत में उसे जेल से रिहा कर दिया और जेल से रिहा होने के बाद उसने अपने दल को फिर से संगठित किया और स्वास्तिक को प्रतीक रूप में ग्रहण किया था। ठीक है, 1932 के चुनाव में हिटलर की नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त हुई, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। ठीक है, अब क्या होता है, चांसलर बन जाता है ये। 1934 में हिंडेनबर्ग की मृत्यु पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया जाता है और हिटलर जो होता है वो जर्मन का सर्वे सर्वा बन जाता है। ठीक है, गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन ये भी हिटलर ने किया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा ये हिटलर ने दिया था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। ठीक, जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 अप्रैल 1933 ईस्वी में हुई। हिटलर ने 16 मार्च 1935 में जर्मनी में पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। उसने वर्साय संधि की निःशस्त्रीकरण संबंधी धाराओं को तोड़ दिया और पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा को लागू कर दिया। ठीक है, साम्यवादी खतरे से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामेंटर्न विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको अभी हमने मुसोलिनी के साथ पढ़ा था कि उसने धुरी राष्ट्रों को वो किया था। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को इसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार जो था वो कौन सा हुआ था, ऑस्ट्रिया हुआ था। मल्टीपल टाइम्स हम ऑस्ट्रिया को पढ़ रहे हैं जब भी बात यूरोप की चल रही है। एडोल्फ हिटलर के लिए शामी विरोधी नीति का अर्थ था यहूदी विरोधी नीति। ठीक है, तो शामी विरोधी नीति का संबंध यहूदी से है। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या कर ली थी। अच्छा, अब हिटलर की बात करें कि इसने आत्महत्या क्यों की, तो देखिए हुआ क्या था कि मुसोलिनी जो तानाशाह था, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था इटली के फांसीवाद में, तो उसकी जब मृत्यु हुई तो उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था, उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ। होता क्या है, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय मुसोलिनी ने एक वाक्य कहा था। उसने कहा कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे आप गोली मार देना। अब ये मुसोलिनी ने जस्ट कह दिया था, लेकिन जो उसके विरोधी थे उन्होंने इसको क्या किया, जब समय आया तो इसका पालन कर लिया। तो अब क्या होता है, जब लड़ाई में ही हार जाता है मुसोलिनी, तो ये और इसकी प्रेमिका, और प्रेमिका का नाम था इसकी क्लारेटा। ठीक है, तो इनका क्या हुआ कि ये स्विट्जरलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि डोगो कस्बे था,
तो वहाँ इसके कुछ विरोधी थे, तो वो क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद क्या होता है कि इन पर गोली मारी जाती हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो विरोधी थे, जो जनता थी, उसमें इनको लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि ये इनके जो मृत शव थे इन्हें उल्टा लटकाया जाता है और उस पर अपशब्द कहे जाते हैं, थूका जाता है। मुसोलिनी की जो सिर था उस पर लात मारी जाती है। तो ऐसा दुर्व्यवहार इसके साथ किया जाता है और इससे हिटलर डर गया था। जब उसे लगा कि अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो फिर वो क्या करता है कि वो ये चाहता नहीं था कि वो जिंदा दुश्मन के हाथ लगे। तो अब वो करता है, अपने बंकर में जो भी उसके साथी थे उनको जहर की छोटी छोटी शीशियाँ बांट देता है। और ये जो जहर है कि कितना घातक है, इसका उसका एक कुत्ता, अल्सेशियन कुत्ता था, उस पर इसका टेस्ट किया जाता है कि ये जहर कितना घातक है। ऐसा तो नहीं है आप खाने के बाद बच जाओ। फिर ये क्या करता है, इसकी पत्नी ईवा ब्राउन, जिससे एक दिन पहले ही इसकी शादी हुई थी, उसको जहर दे देता है। मतलब पहले वो जहर खाती है और ये अपना बंदूक मारकर अपनी आत्महत्या कर लेता है। और इसका एक सेवक था, उसका नाम था हाइंस लिंगे, ठीक है। और इससे ये कह देता है कि जब भी हमारी मृत्यु हो जाए तो फिर हमें दोनों के शवों को पेट्रोल डालकर जला देना। तो वो दोनों शवों को कंबल में लपेट के पेट्रोल डालकर जला देता है। इस तरीके से हिटलर का अंत होता है। चलिए नेक्स्ट है जापानी साम्राज्यवाद। अगर जापान के साम्राज्यवाद की बात करेंगे तो देखिए 3 जनवरी 1868 से 3 मई 1947, ये जो पीरियड माना जाता है, इसमें ये माना जाता है कि जापान एक विश्व शक्ति था, ठीक है, और इसीलिए इसे जापानी साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। अब अगर हम साम्राज्यवाद की बात करेंगे, ठीक, तो सबसे पहला शिकार इसका चीन होता है। 1863 ईस्वी में एक अमेरिकी नाविक था पेरी, इसने बल प्रयोग कर जापान द्वारा अमेरिकी व्यापार के लिए खोला, ठीक है। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मुत्सुहितो के द्वारा शुरू की जाती है। सन 1872 में जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी जाती है। 1905 में जापान ने रूस को हराया था। 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि के द्वारा जापान रूस का युद्ध समाप्त हो जाता है। जापान ने 1931 ईस्वी में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए मंचूरिया पर आक्रमण किया। 20 मार्च 1933 को जापान ने राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग दी। पीत आतंक से जापान को संबोधित किया जाता था, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने ध्रुवी राष्ट्रों का साथ दिया था। अभी हमने देखा था कौन से ध्रुवी राष्ट्र थे। अमेरिका ने जापान पर पहला अणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम गिराए जाने के कारण जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके क्या साइड इफेक्ट्स हुए ये हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध का अध्ययन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।